नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में तो अपना परचम लहराया ही, साथ ही मैराथन की दुनिया में भी एक नई मुकाम हासिल की। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लोकेश कुमार त्रिपाठी की। लोकेश जी का जन्म बिहार के भोजपुर जिला अंतर्गत बिलोटी ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बीएन हाई स्कूल ब्रह्मपुर में हुई थी। उसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से भौतिकी में पीएचडी एवं डीएस की उपाधि प्राप्त की। 1984 में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में अव्वल रहने के कारण एथलेटिक कोच स्वर्ण सिंह एवं शिव कुमार सिंह के दिशा निर्देश में लंबी दूरी की मैराथन में 5 वर्षों की कठिन अभ्यास के बाद सन 1989 में डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी ने मैराथन के राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी दस्तक दी। सन 1992 में उन्होंने शिक्षण सेवा को अपना पेशा बनाया। देश भर में चर्चित शिक्षण व्यवस्था को लेकर कोटा जैसे महानगर में उन्होंने कई वर्षों तक सेवा दी, जिसके वजह से न जाने कितने बच्चे कोटा से पढ़कर डॉक्टर एवं इंजीनियर बन पाए। इनकी प्रतिभा को देखकर ही साइंस कॉलेज पटना के संख्यांकी विभाग के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र मिश्र ने अपनी छोटी बेटी विनीता रानी से उनकी शादी कर दी। यह बात सन 1994 की है। विनीता जीवन संगिनी के रूप में डॉक्टर लोकेश का मात्र 18 माह तक ही साथ दे पाई। प्रकृति की क्रूर नियति ने उन्हें डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी से हमेशा के लिए छीन लिया। अपने बेटा एवं पत्नी दोनों को खो चुके लोकेश के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। दोस्तों, अगर हम राष्ट्रीय मैराथन की बात करें तो राष्ट्रीय मैराथन के रिकॉर्डधारी शिव कुमार सिंह डॉक्टर लोकेश को अपना घोड़ा कहकर पुकारते थे। डॉक्टर लोकेश का योगदान साहित्य के दुनिया में अविस्मरणीय है। उन्होंने कई कहानियाँ एवं व्यंग्य की भी रचना की, जिनमें नवीन प्रकाशित कहानी धोबीन और कादम्बिनी के अलावा लम्हे ने काफ़ी लोकप्रियता बटोरी। इसके अलावा डॉक्टर लोकेश ने जेईई के लिए भौतिकी में 8 टेक्स्ट बुक और नीट के लिए भी उन्होंने कई किताबें लिखी। डॉक्टर लोकेश कुमार त्रिपाठी के 12 मॉड्यूल प्रकाशित हो चुके हैं। वहीं अगर हम मैराथन की बात करें तो डॉक्टर लोकेश ने अपनी पत्नी विनीता की याद में जो मैराथन रिकॉर्ड बनाए हैं, शायद उन्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। पूंछ मैराथन, काठमांडू मैराथन जैसे दुर्गम रास्तों से भरा सफ़र को डॉक्टर लोकेश ने अपने जज्बे से पूरा किया। इस अद्वितीय खिलाड़ी का जो खेलकूद, शिक्षण एवं साहित्य का जो संगम रहा है, वह अद्भुत है। इसके अलावा डाक बम अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 1989 से 1995 तक आयोजित की गई थी, जिसमें 1989 से 92 तक लगातार 5 बार ये विजेता रह चुके हैं। डाक बम अल्ट्रा मैराथन का 8 घंटे 10 मिनट का रिकॉर्ड इन्होंने जो बनाया था, आज तक उसे किसी ने भी तोड़ नहीं पाया। बहरहाल हम लोकेश त्रिपाठी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जिस अंतर्राष्ट्रीय डाक बम अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, उसे खुद ही तोड़ने के लिए फिर ये कोशिश करेंगे। बहुत जल्द डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी डाक बम के लिए रवाना होंगे। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज ये मौका दिया। अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं, और आप सबको नमस्कार। इसके साथ ही मैं नई पीढ़ी से ये गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग अपने फिज़िकल स्टेमिना को बनाए रखें। फिज़िकल स्टेमिना बना रहेगा तभी मेंटल स्टेमिना भी काम करेगा। तो फिज़िकल स्टेमिना आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। सर, हम जब इस सफ़र की शुरुआत अभी करेंगे, जब 1989 में आपने पहली बार रिकॉर्ड बनाया था डाक बम के लिए, तो उससे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि एक धावक बनने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसा ये सफ़र का शुरुआत हुआ था आपका? दौड़ने की शुरुआत तो स्कूली पीरियड में ही हो गई थी। जब मैं क्लास 8 का स्टूडेंट था, उसी समय अनुमंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्थान मिला। पहली बार दौड़ा, तो इसके पहले फुटबॉल खेला करता था, और वहीं से बूस्टअप हुआ। फिर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया, वहाँ चैम्पियन बना। फिर स्टेट में चैम्पियनशिप लिया। पहली बार तो 84 में रनर रहा और 85 में चैम्पियन बना। इस ढंग से हौसले बढ़ते गए। उन्हीं दिनों स्वर्ण सिंह जो कोच हुआ करते थे पटना में उन दिनों, वो मुझे कहे कि बेटा तुम मिडिल डिस्टेंस को छोड़ दो और लॉन्ग डिस्टेंस में आओ। फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो प्रैक्टिस कराते रहे, और उनके मार्गदर्शन में लॉन्ग डिस्टेंस में मैं आया। पहली बार जब सियोल में चांस मिला दौड़ने के लिए, तो मैं 7वां प्लेस पर आया।
वहाँ पर काफ़ी हमारे कोच ने कहा कि तुम वर्ल्ड मैराथन में बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर स्टेमिना है, बहुत बहुत बूस्टअप किया। मैं तो 7th प्लेस पे आने के बाद बहुत निराश था और मैराथन छोड़ना चाह रहा था, लेकिन कोच बहुत बूस्टअप किए और फिर उसी का रिज़ल्ट हुआ कि मैं इसके बाद लगातार आगे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता गया और कई मैराथन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन दिनों श्री भगवान सिंह कुशवाहा के अध्यक्षता में डाक बम वालों की एक मैराथन चैम्पियनशिप हुआ करती थी, उसमें भाग लिया। अरविंद पन्ना, रासदेव सिंह, जिन पुलिस नेशनल के रिकॉर्डधारी थे रासदेव सिंह, नेशनल और इंटरनेशनल कितने मैराथन दौड़े। आज भी पुलिस मैराथन का रिकॉर्ड रासदेव सिंह के नाम था। लेकिन हमारे जो सबसे बड़े कोच थे शिवनाथ सिंह जी, जो मझरिया गांव के बक्सर के ही रहने वाले थे और हमेशा कहते थे कि तू मेरा घोड़ा है, किसी से हारेगा नहीं। और उनकी ये दुआ जब तक मैं दौड़ा मेरे साथ रही और मैराथन में जब उतरा किसी को अपने आगे चलने नहीं दिया। एक गुरु का आशीर्वाद था, कोच का आशीर्वाद था, लेकिन असली गुरु तो मैं अपने शिवनाथ सिंह जी को मानता हूँ, जो हमेशा मेरा हौसला अफ़ज़ाई किए और जहाँ भी जब भी ज़रूरत पड़ी मेरे पीछे खड़े रहे, पैसे से, अपनी पावर से, हर चीज़ से हमेशा पीछे खड़े रहे। तो बहुत अच्छा लगा उनके द्वारा जो बूस्टअप किया गया। जीवन में उतना बूस्टअप तो कोई किया ही नहीं। सर 1995 में आप के हिस्से पूंछ मैराथन का भी रिकॉर्ड रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसा रहा था? सर मेरी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उन दिनों में काफ़ी गमगीन रहा करता था। स्पोर्ट्स हमने छोड़ दिया था, 93 के बाद मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था। नेत्र सिंह का मेरे लैंडलाइन पर फ़ोन आया कि बेटा यदि तू अपनी वाइफ को सही में प्यार करता था तो इस मैराथन को जीत के देखा, तेरे अंदर का टैलेंट मैं देखना चाहता हूँ, तेरे अंदर का शेर देखना चाहता हूँ। शिवनाथ सिंह जो तेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उस विश्वास की कसम तुम इस मैराथन को ज़रूर दौड़ेगा। सर वाकई में प्रैक्टिस में नहीं था और मात्र 10 दिन प्रैक्टिस किया और गया। पूंछ मैराथन जो था वो केवल हिली एरिया पर है। वहाँ पर मैंने 2.5 घंटा से कम में मैराथन फिनिश करना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज थी, लेकिन हमने वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ा। और नेत्र सिंह ने कहा था कि बेटा एक दिन तुम विश्व मैराथन में इंडिया का नाम दर्ज कराओगे, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और 97 के बाद तो ट्रैक पर गया ही नहीं। सर मैराथन जो है दौड़ने की एक ये प्रतियोगिता है। आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में क्या फ़र्क देखते हैं आप? आज के युवाओं को लेकर के क्या लगता है कि अब उस तरह की दिलचस्पी मैराथन को लेकर के दिखती है समाज में? जी, दिलचस्पी तो अब नहीं रह गई है। वो एक जज्बा था। जब हरिचंद्र जी थे उस समय, शिवनाथ सिंह जी थे उस समय, रासदेव सिंह थे, और जब भी ये लोग मिलते थे कहते थे कि आओ मेरे साथ 20-25 किलोमीटर ज़रा मुझे पकड़ कर चलो। तो जो भी सीनियर थे वो जूनियर को काफ़ी प्रेरित करते थे कि मेरे साथ चलो, मुझे पकड़ कर चलो और इस ढंग की चीज़ें अब तो देखने को भी नहीं मिलती। अब तो 42 किलोमीटर की रेस की प्रैक्टिस करने वाले दिखाई नहीं पड़ते और जो हैं भी वो, जबकि सुविधाएं काफ़ी अधिक हो गई हैं। हम लोगों के ज़माने में खाने की सुविधा नहीं थी। जब मैं पहली बार वर्ल्ड मैराथन दौड़ने गया तो मेरे पास उस समय जूते नहीं थे, बिना जूता के इंक्लेट पहनकर दौड़ रहा था। गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं था, बहुत तरह की परेशानियां थीं। कोई घर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, सामान्य घर के हम लोग थे तो घर वाले भी उतना एफर्ट नहीं कर पाते थे। आज तो इतनी सुविधाएं होने के बावजूद लोग मैराथन की तरफ से काफ़ी उदासीन हो गए हैं। सर आपने जो है IIT ऑफ कानपुर से डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि भी आपको मिला हुआ है। तो एक तरफ आप जो है एक धावक थे, बेहतर धावक थे, फिर आप शिक्षण संस्थान से भी जुड़े रहे और बेहतर एक आपने अपना प्रदर्शन दिया है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। फिर शिक्षण संस्थान से आप जुड़े रहे, आज आप पूर्णिया में बच्चों को क्लास दे रहे हैं, तो ये सफ़र पे हम चलेंगे थोड़ा। ये एजुकेशन तो मेरे ब्लड में थी, चूँकि पिताजी हमारे पहले शिक्षक थे, फिर कॉलेज में प्रिंसिपल हुए। मेरे फादर इन लॉ भी साइंस कॉलेज पटना में स्टैटिस्टिक्स के हेड थे, देवेंद्र मिश्र जी। मेरे 2 ब्रदर इन लॉ हैं, वो भी साइंस कॉलेज पटना में, अमरिंदर मिश्र जी HOD थे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के। फिर इसके बाद वो करेस्पॉन्डेंस कोर्स के डायरेक्टर हुए। तो हमारे ब्लड में ये चीज़ें थी, हमारे परिवार में ये चीज़ें थी। एजुकेशन तो परिवार में था और पढ़ने पढ़ाने का ये चीज़ तो जन्मजात अपने साथ चलता रहा।
रिसर्च करना तो हमारे घर में सभी लोगों को ये लगभग नसीब है। तो उसी श्रृंखला में एक मैं भी जुड़ा। तो शिक्षण हमेशा अपने ब्लड में रहा, अपने हर चीज़ में रही। पढ़ने पढ़ाने से मोहब्बत हमेशा रही और आज भी। सर, आप चूँकि बेहतर धावक रह चुके हैं, मैराथन पे हम फिर वापस आएंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आपने कोटा में बच्चों को अब तक कई बच्चों को आपने इंजीनियर बनाया होगा। अब आप पूर्णिया में आकर के जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पहले कोटा जाना और फिर वहाँ अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता था तो जो आर्थिक रूप से तंगी में रहते थे जो पेरेंट्स, तो वो बच्चों को चाह करके भी इंजीनियर नहीं बना पाते थे। अब जा कर के पूर्णिया जैसे शहर में भी आपके जैसे शख्सियत हैं, तो क्या अब बच्चों के दिन बदलने वाले हैं? बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न आपने किया। ये दिन तो बदलने के सिलसिला मेरे साथ साथ बहुत लोगों ने शुरू किया है और काफ़ी अच्छे दिन आने वाले हैं बच्चों के। बहुत अच्छा टैलेंट जो यहाँ हमने देखा। अभी न्यूयॉर्क से मैं यहाँ पर आया, न्यूयॉर्क में मैं देखा वहाँ भी गरीबी वहाँ भी है, गरीब बच्चे वहाँ भी हैं। वहाँ के लोगों के भी आगे आने के लिए बहुत कुछ काम हम लोगों ने किया। फिर यहाँ के रूपेश जी ने यहाँ कहा कि नहीं आपको यहाँ आना ही होगा। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ के देखा दिस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव पेरेंट्स आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। जो कोऑपरेशन इस पूर्णिया के पेरेंट्स से मुझे मिला, जो बच्चों में डेडिकेशन हमने गुरु भक्ति देखी, एक आवाज़ पर बच्चियाँ सभी एक आवाज़ पर जो कह दो कि इतना लेबर करके ही उठना है तो उतना करके ही उठते हैं। एक बार खाना खाने के लिए भी नहीं कहते कि मुझे प्यास लगी है या भोजन की आवश्यकता महसूस हो रही है। सुबह 7 बजे से बच्चा आया है, 8 बजे रात तक बैठा हुआ है सेंटर पर, क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बना रहा है। इस ढंग का डेडिकेशन, एक बार ये नहीं कहता है कि मुझे कहीं जाना है पेशाब करने के लिए, भी प्यास भी लगी है, खाना के लिए भी कुछ पूछता हूँ मैं तो कहता नहीं सर क्वेश्चन बना कर जाएंगे। तो इस ढंग का डेडिकेशन जहाँ के बच्चों में है सर, उसके लिए तो बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। वाकई यहाँ के पेरेंट्स का मैं मुरीद हूँ और इन लोगों को तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूँ जो इतना कोऑपरेट करते हैं यहाँ के पेरेंट्स। न्यूयॉर्क में भी इंडियंस हैं, वहाँ पर मैं अभी था, वहाँ से ही यहाँ अभी आया। वहाँ के पेरेंट्स में भी कोऑपरेशन है, लेकिन पूर्णिया जैसा आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। सर, हम फिर मैराथन पे आते हैं और पहली बार आपने जब रिकॉर्ड बनाने से पहले जब आपने दौड़ना शुरू किया था, तो वो शुरुआत पे हम फिर से चलेंगे। कैसे शुरुआत हुई थी और एक एक करके आप हमें बताएं कि फिर आपको किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया और उस वक्त के बारे में थोड़ा बताएं। उस वक्त एक जनमानस था, टेलीविज़न हुआ करती थी, बहुत कम, ब्लैक एंड वाइट थी उस ज़माने में टेलीविज़न। और एक किसी के यहाँ न्यूज़ जब होने लगता था तो लोग इकट्ठा होते थे और कोई खास कर न्यूज़ आता, जैसे मेरा न्यूज़ जीतने का आता था तो उस पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाता था, लोगों की ज़ुबान पर आती थी। रेडियो में आता था न्यूज़, रेडियो में भी काफ़ी मैं चर्चा का विषय रहा उन दिनों। तो ननिहाल से लेकर जितने रिलेटिव थे सबके बीच एक चर्चा का विषय होता था, गाँव में और कस्बा में एक चर्चा का विषय होता था। और उस बीच से जब मैं गुजरता था, एज भी कम थी, तो अपने आप पर बड़ा गौरव महसूस होता था और फिर लगता था कि नहीं अब हारेंगे नहीं, इसलिए हर कुछ प्रैक्टिस में और थोड़ा बढ़ जाता था। अपने गांव से कोइलवर तक प्रैक्टिस के दौरान में दौड़ कर आता था, जाता था, तो गांव वाले और देखने वाले कहा करते थे कि यही लड़का है, इसे पहचान कराते थे लोग। तो काफ़ी अच्छा लगता था, ये सम्मान मिला। इसके बाद भोजपुर रत्न से सम्मानित किया गया, बिहार विभूति से सम्मानित किया गया, बिहार रत्न से सम्मानित किया गया, यूनिवर्सिटी ब्लू मिली, ग्रैंड प्रिक्स IIT से मिली। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी और इससे काफ़ी उत्साहित हुआ। शुरुआती दौर तो स्कूल से हुआ था और स्कूल में भी लोगों का एक नज़रिया होता था, जिस नज़र से लोग देखते थे जीतने के बाद, उस नज़र से बहुत बड़ा मेडल मिल जाता था, बहुत बड़ा तोहफा मिल जाता था उन दिनों। और अब तो वैसा कुछ जीतने वाले को भी लोग उतना उत्सुकता से नहीं देखते जो उस ज़माने में देखा करते थे। उस ज़माने में चलते भी थे तो लगता था कि जो स्त्री और पुरुष जिन नज़रों से देखते थे, और अपने शहर में तो लोग मैंने कॉलेज की लड़कियां वो पेपर की कटिंग रखा करती थी। मेरी एक छोटी बहन थी, एक्सपायर कर गई, उसके स्कूल में गया, कॉलेज में गया मैं उस दिन छोड़ने के लिए, तो पूछी कौन है, वो बताई कि मेरा भाई है, यही ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में। तो सब ये तेरा भाई हो नहीं सकता
मेरा फ़ोटो जो कटिंग पेपर की थी मेरी सिस्टर को लोग दिखा रही थी, बाद में आई तो घर में बता रही थी मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगता था उन दिनों, काफ़ी बढ़िया। हाँ सर, इतना कुछ होने के बाद जो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो एक गुमशुदगी नज़र आती है। आपके जैसे जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं वो आज के इस आधुनिक युग में थोड़ा गुमशुदा सा दिखते हैं, तो इस पे थोड़ा दो शब्द आप कहें। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जिस समय मैं अपने जवानी के पीक में था, अपने सारे स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड के पीक में था, एजुकेशन के पीक में था, उन दिनों सोशल मीडिया नहीं थी। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाया रहा मैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया आई बिल्कुल किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने ये पहला चैनल है जिसने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। तो उसमें मैं तो पिछड़ता चला गया और विपत्तियों का जाल कुछ इस ढंग से रहा कि एक फादरलेस मदर्स बच्चे की ज़िंदगी क्या होती है वही समझता है, वो टीस वही जानता है। तो समाज में अपने परिवार से लेकर बाहर तक के लोगों ने जो टीस दिया वो आई कांट एक्सप्रेस इट। यहाँ के पेरेंट्स से बहुत कोऑपरेशन मिला, लेकिन हमारे अपने घर के चाचे ताऊ मेरी ज़मीन को कब्ज़ा किए बैठे हैं। पिताजी के नहीं रहने से बिहार पुलिस में काम करते हैं श्रवण जी, और मेरी जगह पर अपनी मकान बनाकर और अपने इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे जितने चाचे ताऊ हैं सब मेरी ही ज़मीन पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। तो गुमशुदगी की ज़िंदगी इस ढंग से रही कि किसी ने इसके बाद मैंने सम्मान की नज़र से नहीं देखा। स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद परेशान करने की नज़र से देखा, बाहर वाले भी किए और भीतर वाले भी किए। परेशान बहुत ज़्यादा किया समाज ने। आज आप लोगों ने पूछा है, आज आप लोगों ने कुरेदा है, तो उन सब चीज़ों को याद करने का एक मौका भी आया। बहुत अच्छा लगा आपने पूछा। सर ये आपने जो बिहार को सम्मान दिलाए, देश को सम्मान दिलाए, क्या वो सम्मान आपको मिल पाया अभी तक, यानी कुछ टाइप का जो आपने जो दिया है यानी देश के लिए या बिहार के लिए? जी उन दिनों मिला, क्योंकि मेरी शादी भी स्वर्गीय देवेंद्र मिश्र जी ने जो साइंस कॉलेज पटना के प्रोफेसर थे, स्टैटिस्टिक्स के हेड थे, मेरे कैरियर को देखते हुए उन्होंने शादी किया। कुंडली भी नहीं मिलाया उन्होंने, तो समाज ने दिया। उन दिनों तो काफ़ी दिया, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी जो नई पीढ़ी आई इसने परेशान करने से उठा नहीं रखा। तो सर अक्सर देखा जाता है कि ऐसे शख्सियत जो एक समय में देश को या राज्य को, अपने समाज को काफ़ी गौरव प्रदान करते हैं, फिर वो एक एक करके समाज उन्हें भूल सी जाती है और सरकार भी शायद नज़रअंदाज कर देती है। जो उन्हें ताउम्र जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये कितना दुखद है? सरकार की तो बहुत ही नेग्लिजेंसी रही। सरकार ने तो मैंने देखा, अब तक लोग कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, और 90 के दौर से लेकर अब तक जो मैंने झेला वो शायद एक जो गरीब कहलाता है वो नहीं झेला होगा। लेकिन सरकार तो इतनी ज़्यादा लापरवाह नज़र हर जगह आई कि जहाँ जहाँ मेरा हक था उसको भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट तक से लड़ने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मैंने कॉन्टेम्प्ट किया है, उस कंटेम्प्ट का भी ये लोग कुछ जवाब नहीं देते। और तमाम मैंने क्या कहा जाए इसमें, थोड़ा प्रकाश डालें सर। आप किन बातों पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सा हक था जो आपको नहीं मिला? हम चाहेंगे कि वो जनता तक पहुंच पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पिताजी की जो मृत्यु हुई थी वो सेवा काल में हो गई थी। सेवा काल में मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होती है, उसके लिए भी हम अनुकंपा समिति ने अनुमोदन कर दिया। विभाग ने उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं कोर्ट में गया, कोर्ट से जीता, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एलपीए में गई तो मैं हारा, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न पर बिहार राज्यपाल का अधिसूचना भी जारी हो गई और शिक्षा विभाग का एक अलग से भी सब कुछ हो गया। लेकिन सब कुछ आदेश दे दिए, करेंगे नहीं, सब कुछ आदेश दे दिए लेकिन करेंगे नहीं। वही वाली स्थिति रही है यहाँ पर। आखिर क्या वजह रही होगी सर जो आपके? बस घूस, केवल घूस। शुरू से आखिर तक इसमें घूस केवल नज़र आया। हमारे साथ जितने लोगों का रिकमेंडेशन हुआ था उन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दिए तो उसी समय हो गया। मैं नहीं दिया, मेरे पास था ही नहीं दिया। कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश में भी जितने लोगों के साथ मेरा आदेश हुआ सबका इम्प्लीमेंट हो गया। सबसे पैसे लेकर लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। मेरा छोड़ दिया गया क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया।
आज भी यदि पैसा न दिया जाए तो के पाठक जी जैसे लोग हैं यहाँ पर, तो उम्मीद की जा सकती है कुछ हो, लेकिन इसमें नेग्लिजेंसी तो रही लोगों की। सर, विडंबना है कि आपके जैसे प्रतिभावान व्यक्ति भी जो है सरकार या सिस्टम के दंश से बच नहीं पाए हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ेंगे। आपने डाक बम में लगातार 5वीं बार रिकॉर्ड बनाया है और अब आप 20 अगस्त को फिर से डाक बम के लिए रवाना होने जा रहे हैं और अपने ही रिकॉर्ड को क्या आप खुद ही तोड़ेंगे? एक भीतर से तमन्ना तो है कि तोड़ूं, और इसके लिए प्रैक्टिस भी काफ़ी हमने किया है। अप्रैल माह में मैं वैद्यनाथ धाम में एक सीता होटल है, वहाँ पर रुककर मैं इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर मुझे कांवर लेकर आने, काफ़ी दिनों तक अभ्यास किया और कठिन अभ्यास किया। इसके बाद न्यूयॉर्क में रहा, वहाँ भी मैंने काफ़ी वहाँ के जो इंटरनेशनल कोचेज़ थे उन लोगों से भी काफ़ी कुछ गुण लिया और लेकर काफ़ी प्रैक्टिस किया। तो एक बार इच्छा तो है, लेकिन उम्र भी हावी है, क्योंकि 30 साल पहले जो रिकॉर्ड बनाया हूँ, क्या 30 साल बाद उसको तोड़ पाता हूँ या नहीं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ूँ और आप लोग उसके साक्षी बने, आप उसके आई विटनेस बने, आप लोग उस टाइमिंग को रिकॉर्ड करें और जनता तक बतावें कि इस उम्र में भी क्या वो ताजगी मेरे अंदर है या नहीं है। सर, हम दुआ करेंगे कि उम्र बाधा न बने आपके इस पहल में, क्योंकि आप जब लगातार 5 बार डाक बम के लिए मैराथन में रिकॉर्ड बनाया, उस वक्त युवावस्था में थे और अब चूँकि उम्र है, उम्र तो हावी होती है, लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है और हमारे जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम अपने दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे शख्सियत जो हैं आप उनको अपना प्रेरणा स्रोत समझें और ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं हमारे समाज में जो इतने सारे संघर्षों के बावजूद भी डटे हुए हैं और आज भी वो मनोबल, वो इच्छा शक्ति रखते हैं, वो जज्बा रखते हैं कि ये 20 अगस्त को फिर डाक बम के लिए जाने वाले हैं। जिस रिकॉर्ड को इन्होंने 89 में बनाया था, उसी रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए हम सब इन्हें धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे घोषयालोक न्यूज़ प्रभु के साथ।